हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमारी पूर्व वाली क्लास में हमने प्राथमिक समूहों के बारे में, प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। प्राथमिक समूहों को अध्ययन करने के लिए हमने 6 प्रकार की विधियों का अध्ययन किया था। कितनी विधियों का अध्ययन किया था बच्चों? 6 प्रकार की विधियों का अध्ययन किया था। जिसमें पहली विधि जो हमारी थी वह थी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि या रीति। चतुर्थ अध्याय चल रहा है हमारा। चतुर्थ अध्याय नाम क्या है बच्चों? समूहों का संग्रहण। तो समूहों का संग्रहण जो किया जाता है वह किस किस विधि के माध्यम से किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें समूह का संग्रहण करने की जो विधियां थी, पहली विधि थी हमारी कौन सी थी बच्चों? प्रत्यक्ष प्राथमिक आंकड़ों एकत्र करने की विधियां थी। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि या रीति। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के परिभाषा का हमने अध्ययन किया था कि यह विधि क्या होती है, किस विधि को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहा जाता है, इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस किस क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग होता है। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के गुणों का अध्ययन करेंगे हम। गुण का, दोषों का, इसकी सावधानियों का। प्रथम जो हमारा बिंदु रहेगा, सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के गुण। सबसे पहले हम गुणों का अध्ययन करेंगे। गुण कौन कौन से हैं इसके? गुण का अध्ययन करेंगे हम कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो बताया गया है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के जो गुण बताए गए हैं, गुण को 6 भागों में ये 7 गुण बताए गए। कितने गुण बताए बताओ? 7 गुण बताए गए हैं। जैसे हम एक डायग्राम या चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये 7 गुण कौन कौन से हैं। यहां मैंने बना लिया, तो यहां प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या लिख रहा हूं बच्चों? गुण बना रहा हूं आपको। हमारे हम इसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं यहां अध्ययन कर लेते हैं। इस विधि में एक लाइन लिख लो। इस विधि में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में 7 प्रकार के गुणों के उल्लेख किया गया है। कितने गुण बताए हैं बच्चों? 7 गुण बताए गए हैं। इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रत्येक गुणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे हम। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 7 गुण बच्चों इसका। ठीक है। चतुर्थ, वक्र के माध्यम से पढ़ने से क्या होता है, उस विद्यार्थी को याद हो जाते हैं वो तथ्य। सरलता पूर्वक याद करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है उसे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, अंतिम 7। 7 गुण बताया है। कितने गुण बताया है बच्चों? प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के गुणों को 7 भागों में बताया गया है, 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से गुण है? प्रथम गुण है मौलिकता। प्रथम गुण कौन सा है बच्चों? प्रथम गुण है
मौलिकता। सेकंड नंबर गुण बताया गया है विशुद्धता। सेकंड हमारा क्या है? विशुद्धता। थर्ड वाला गुण बताया गया है सजातीयता। सजातीयता, मौलिकता, विशुद्धता, सजातीयता। फोर्थ गुण बताया गया है लोचशीलता। लोचशीलता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लोचशीलता। फिफ्थ नंबर है अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। छोटा लिख लेते हैं यहां पे, अतिरिक्त सूचनाएं। अतिरिक्त सूचनाएं। छठा है सूचना की सत्यता की जांच। यहां से लिखते हैं सूचना जांच। सूचनाओं की जांच की जाएगी। और अंतिम सातवां बताया गया है शीघ्रता। कौन सा कहता था वो? शीघ्रता। 7 गुण बताए गए हैं इसके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है, इस विधि के निम्नलिखित गुण बताए गए हैं। प्रमुख रूप से इसके गुण कितने भाग बताए गए हैं बच्चों? 7 भाग बताए गए हैं। मैंने आपको सभी भागों को चार्ट के माध्यम से बता भी दिया है, स्पष्ट कर दिया गया है। एक बार पुनः रिपीट करना हूं। फर्स्ट नंबर मौलिकता, विशुद्धता, सजातीयता, लोचशीलता, अतिरिक्त सूचनाएं, सूचनाओं की जांच और शीघ्रता। प्रत्येक गुणों के बारे में एक एक दो लाइनों के अंदर खत्म कर देते हैं, समझा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मौलिकता क्या होती है, विशुद्धता क्या होती है, लोचशीलता किस प्रकार से पाई जाती है इसके अंतर्गत। फर्स्ट नंबर डाल लीजिए मौलिकता। पहला गुण कौन सा है बच्चों? प्रथम गुण बताया गया है मौलिकता। मौलिकता कैसे पाई जाती है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अंतर्गत मौलिकता किस प्रकार से होती है। मौलिकता के लिए बताया गया है कि जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है। इसमें मौलिकता इसलिए बताई गई है क्योंकि इसमें जो आंकड़े, जो सूचनाएं होती हैं, आंकड़े और जो सूचनाएं या समक जो होते हैं, इन समकों को प्रारंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किया जाता है। इसलिए इसमें इस विधि के अंतर्गत मौलिकता पाई जाती है। तो इसमें लिख लीजिए कि इस मौलिकता के तत्व में समकों को, इस गुण में समकों को, इस गुण में समकों को प्रारंभ से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से, अंत तक नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं। इस गुण में समकों को प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्र किए जाने के कारण इसमें मौलिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? इसमें मौलिकता या ऐसे प्रमुख गुण होने की संभावना है, मौलिकता पाई जाती है। ये पहला गुण हो गया कि जो हमारा इस गुण है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधानवाद विधि वाला जो गुण है, इस गुण के अंतर्गत समकों को प्रारंभ से लेकर अंत तक नए सिरे से एकत्र किए जाने के कारण इसमें क्या पाई जाती है बच्चों? मौलिकता पाई जाती है। दूसरा गुण हमारा क्या है? विशुद्धता। सेकंड लिख लीजिए। सेकंड गुण बताया गया है विशुद्धता। विशुद्धता क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए। विशुद्धता किन तत्वों के लिए बताई गई है? विशुद्धता का मतलब इसमें शुद्धता, बहुत सत्य पाई जाती है। शुद्धता क्यों पाई जाती है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में शुद्धता पाई जाने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो समक एकत्र किए जाते हैं
डाटाओं को जो इकट्ठा किया जाता है वह प्रत्यक्ष अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं अर्थात स्वयं के द्वारा डाटाओं को समूह को एकत्र किए जाते हैं, इसलिए इसमें विशुद्धता, इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें तथ्य, आंकड़े, समंक जो पाए जाएंगे, उपस्थित होंगे, वे बिल्कुल शुद्ध रूप से प्राप्त होंगे। तो इसमें लिख लीजिए विशुद्धता तथ्य के अंदर अनुसंधानकर्ता, इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं कह सकते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने आप कहने का तात्पर्य है स्वयं, या प्रगणक बता सकते हैं, ये प्रगणक हो गया, मैं प्रगणक हो गया, आप प्रगणक हो गए, ये सब प्रगणक है। आपके लिए जो भी समंक एकत्र कर रहे हो, जो सूचनाएं लिख रहे हो, वे सब अपने आप की अपनी कॉपी के लिए प्रगणक माने जाते हैं। जिस प्रकार से कक्षा के अंदर जब अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को नोट्स लिखाए जाते हैं तो विद्यार्थी उस कॉपी में अपने हैंडराइटिंग में अपने शब्दों के द्वारा लिखता है। तो यदि फ्यूचर में यदि वह पढ़ाई करेगा, अपने उसी नोट्स वाली कॉपी से पढ़ेगा, अपने शब्दों में जो लिखा है उन तथ्यों को स्वयं समझ सकता है। तो यहाँ पर कार्य देखिए विशुद्धता क्यों पाई जाती है कि अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों, सूचनाओं को स्वयं एकत्र करता है, इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित रहकर समंक समंकों को संग्रहित करता है, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के द्वारा समंकों को एकत्र करवाता है। इसलिए इसमें विशुद्धता के तत्व पाए जाते हैं। समंक संग्रहित करता है या करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि इसके हमारे आंकड़े परिणाम कैसे होंगे? शुद्ध प्राप्त हो। करवाता, इसलिए इसमें शुद्धता पाई जाती है, विश्व परिणाम विशुद्ध होने की संभावना बहुत कम रहती है। तीसरी विशेषता लिख लीजिए। थर्ड विशेषता क्या बताई गई है? पहली होगी मौलिकता, दूसरी विशुद्धता, तीसरी कौन सी बच्चों? सजातीयता। सजातीयता समझिएगा, एक ही जाति से संबंधित तथ्यों को इसमें एकत्र किया जाएगा, इसमें सजातीयता पाई जाती है। समंक जो एक ही व्यक्ति के द्वारा एकत्र किए जाएंगे, तो एक व्यक्ति जब समंक एकत्र करेगा तो वह सभी जगहों से समंकों को एकत्र करने का कार्य एक प्रकार से होगा। जैसे मैंने यहाँ इस घर में यह प्रश्न पूछा है, तो उस घर में मैं वही प्रश्न पूछूंगा, उसमें भी वही पूछूंगा, उसमें भी वही पूछूंगा। क्यों? तो एक ही व्यक्ति के द्वारा समूह को एकत्र किया जा रहा है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आप काम करने भेजोगे फील्ड के अंदर, मार्केट में, तो वह अन्य प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होंगी, तो वहां परिणाम की सजातीयता नहीं पाई जाएगी। अलग अलग समंक, अलग अलग डाटा प्राप्त होंगे। क्या पता कोई प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, कोई कैसे प्रश्न पूछता है। तो मौलिकता के लिए यहाँ सजातीयता के लिए यहाँ यही कहा गया है कि समंक एकत्र करने का कार्य, समंकों को एकत्र करने का कार्य एक ही अनुसंधानकर्ता या व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। एक ही व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है। बताया गया सजातीय में समंकों को एकत्र करने का कार्य अनुसंधानकर्ता या एक ही व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है,
जिससे पर्याप्त मात्रा में सजातीयता पाई जाती है। सजातीयता पाई जाती है। मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बता भी दिया। यदि आप मार्केट में एक ही व्यक्ति के द्वारा सूचनाएं एकत्र कर रहे हो तो एक ही प्रकार की एक ही जाति की सूचनाएं प्राप्त होगी। यदि आप फील्ड में दो या दो से अधिक व्यक्ति घुमा रहे हो तो आपको अनेक प्रकार से सजातीयता प्राप्त नहीं होगी, आप असजातीयता वहां प्राप्त होगी। ये तीसरा गुण हो गया। पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण। चौथा गुण क्या है बच्चों? लोचशीलता। शब्द गुण लिख लीजिए। चौथा गुण हमारे पास है लोचशीलता। अब लोचशीलता में क्या बताया गया? लोचशीलता का तात्पर्य क्या है कि जब एक ही व्यक्ति के द्वारा समंग एकत्र किए जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा समंगों को एकत्र किया जा रहा है, तो जब एक व्यक्ति समंग को एकत्र कर रहा है तो वह उन समंगों में कभी भी जब उसकी इच्छा हो उन समंगों को परिवर्तन भी कर सकता है। लोचशीलता इसमें पाई जाती है। लोचशीलता का तात्पर्य है उनको परिवर्तन करना बिल्कुल सरल होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ समंग लाएंगे परिवर्तन करना जटिल होगी। तथ्य क्या होते हैं? हमें अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं और अनेक के तथ्य प्राप्त होंगे तो वहां लोचशीलता बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। इसलिए लोचशीलता और जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, इसमें एक व्यक्ति बाय फेस टू फेस प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा प्रत्यक्ष माध्यम से समंग एकत्र करता है। यदि उसे कुछ परिवर्तन भी करने होते हैं तो वह सरलता पूर्वक उन तथ्यों के अंतर्गत परिवर्तन कर लेता है। इसमें लोचशीलता गुण पाया जाता है। लिख लीजिए इसमें, यह रीति लोचशील होने के कारण, यह रीति लोचशील होने के कारण, लोचशील का मतलब मैंने बता दिया आपको, यानी झुकावदार है, कभी भी परिवर्तन किया जाए। जटिल, इसमें जटिल कार्य बिल्कुल भी नहीं है। जो कार्य जो कैसे होता है? इजी वे होता है। लोचशील होने के कारण इसमें जटिल प्रश्नों को जटिल प्रश्नावली के प्रश्नों को आवश्यकता के अनुसार जितनी उसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों क्या कर सकता है बच्चों? परिवर्तित कर सकता है। प्रश्नों को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। जो उसको परिवर्तन करना होगा वह वो परिवर्तन सरलता पूर्वक कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि यह विधि कैसी है बच्चों? लोचशील है। और लोचशील होने के कारण जटिल प्रश्नावली के प्रश्नों को आवश्यकता के अनुसार वह अनुसंधान करता उन प्रश्नों को परिवर्तित कर सकता है। समझ आ गई लोचशीलता? अगला कौन सा है? अतिरिक्त सूचनाएं। जब एक ही व्यक्ति के द्वारा सूचनाओं को एकत्र किया जाएगा तो उन्हें अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना भी रहेगी। कैसे कि प्रश्नावली में कैसे होते हैं? प्रश्न निश्चित होते हैं, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न। तो उन 6 प्रश्नों के अलावा भी कुछ अन्य प्रश्न भी प्राप्त पूछ सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। डाल लीजिए अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति कैसे होगी उसके बारे में समझ लीजिए। अतिरिक्त सूचनाएं उसे किस प्रकार से मिलेगी, इसमें लिख लीजिए। अतिरिक्त सूचनाओं के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं समंकों को एकत्र करता है, जिससे कभी-कभी
जिससे वह कभी कभी प्रश्नावली के द्वारा प्रश्नावली के द्वारा अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। ये हो गया साहब अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। क्या अनुसंधान करता क्या होता है? स्वयं सूचना एकत्र करता है, और जब स्वयं सूचना एकत्र करेंगे तो क्या होगा? प्रश्न जो निश्चित किए गए हैं वो प्रश्न तो है ही, उनके अलावा भी अलग प्रश्न पूछकर वह अलग प्रकार की अनेक अतिरिक्त सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। ये हो गई हमारी 5 गुण हो गए। स्क्रीनशॉट लेना है इसका। छठा गुण, सातवां गुण यहाँ लिखेंगे हम। स्क्रीनशॉट लेने सभी विद्यार्थियों ने को ले लेना है इसका। 2 गुण है, दोनों गुणों को लिख लेते हैं, गुण पूरे हो जाएंगे फिर हमारे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? कुछ पूछना चाहो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट। छठा गुण लिखिए। छठा गुण कौन सा है? दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर? छठा गुण कौन सा पाया जाता है, कोई बताएगा? शाबाश। छठा गुण हमारा क्या है? सूचनाओं की जांच, सूचना सत्यता की जांच। छठा गुण लिखिए, सूचना सत्यता की जांच। जो सूचनाएं प्रकट की गई है उन सूचनाओं के सत्यता की जांच भी सरलता पूर्वक कर सकता है, क्योंकि जो अनुसंधान करता होता है वह अधिक चातुर्यवान, धैर्यवान, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य का संचालन करता है, कार्य को पूर्ण करता है, इसलिए उसके तथ्यों की जांच भी वही साथ के साथ होती है। अपने अनुभवों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है, अनुभवों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। जैसे कहते हैं साहब कक्षा में जैसे बीएड वाले विद्यार्थी होते हैं वो प्रशिक्षण करने के लिए आते हैं, जब वो अध्यापक के द्वारा कोई बिंदु पर पढ़ाया जाता है तो हो सकता है वह विद्यार्थी भी जानता होगा, लेकिन अनुभव के मामले में कौन बड़ा होगा? वह अध्यापक बड़ा होगा, बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे बात वही है, समंकों के बारे में, सूचनाओं के बारे में, डाटाओं के बारे में। जो सूचनाएं प्राप्त करेगा वह व्यक्ति अनुभव के आधार पर, बुद्धिमत्ता के आधार पर प्राप्त करेगा। जो उसमें सूचना कैसे प्राप्त होगी? सत्य प्राप्त होगी। तो इसमें लिख लीजिए, अनुसंधानकर्ता अधिक चातुर्यतापूर्ण, चातुर्यतापूर्ण माने बुद्धिमत्ता से, चातुर्यतापूर्ण वह अनुभवों के द्वारा समंकों को एकत्र करता है। क्या करता है? समंकों को एकत्र करता है या इकट्ठा करता है। द्वारा समंकों को एकत्र करता है। एकत्र से तात्पर्य इकट्ठा करना, एकत्र करता है। ये छठा हो गया। सातवां एवं अंतिम गुण, सातवां गुण बताया गया है शीघ्रता। कैसे होती है बच्चों? शीघ्रता। सबसे समझ में आ भी गया होगा कि जब अकेला व्यक्ति होगा उसे पता है कि मुझे इस समय सूचनाएं प्रसारित करनी है अपने, तो वह अपने टाइमिंग के अनुसार, समय के अनुसार सूचनाओं को तुरंत प्रभाव से कार्य करेगा। जैसे एकल व्यापारी होता है, उसे पता है कि मुझे अगले महीने में नुकसान हो सकता है, दुकान बंद जाने, बीमारी फैल रही है, दुकान बंद हो सकती है, तो वह लाभ में वृद्धि करने के लिए अधिक एक्स्ट्रा काम कर सकता है। समूह में होता है वो कर लेगा, वो कर लेगा, समूह में ऐसे कई तथ्य कहा जाता है। लेकिन जब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के द्वारा अनुसंधान करता इस विधि में स्वयं कार्य करने के कारण इसमें परिणाम भी शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। तो लिख लीजिए, इस विधि में समंकों को
एकत्र करने का कार्य, एकत्र करने का कार्य अधिकतर स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा किए जाने के कारण, किए जाने के कारण परिणाम शीघ्रता से, परिणाम शीघ्रता से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, यानी शीघ्रता से कार्य करने के कारण इसी के अंतर्गत इसी विधि में क्या होता है, इसके परिणाम प्राप्त होते हैं कि वह स्वयं कार्य करेगा। और जब व्यक्ति स्वयं कार्य करता है तो क्या करता है, तथ्यों को बारे में विस्तार से पूर्वक जानकारी प्राप्त करवाता है, इकट्ठा करता है, तुरंत रिजल्ट निकालता है, तो वह शीघ्रता से रिजल्ट प्राप्त हो गया। देख लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये हो गया इसके पूरे गुण। अब जान लेते हैं इसके दोष। जब गुण पाए जाते हैं तो दोष भी डेफिनेट पाए जाएंगे। कि प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं संचालित है, सभी क्रियाओं के अंदर गुण भी पाया जाता है तो दोष भी पाया जाता है, लाभ भी होता है तो हानि भी होती है, तो इसके दोष भी बताए गए हैं। सब यह विधि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद या इतनी प्रमुख होने के बावजूद भी इसमें कुछ अवगुण पाए जाते हैं, इसमें कुछ दोष बताए गए। तो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के दोष बताए गए। कितने बताए बच्चों? 4 प्रकार के। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए गुण लिख लेते हैं इसके दोष। दोष कौन कौन से बताए गए हैं, दोष लिख खत्म हो जाएगा इसमें। ये गुणों का चार्ट हो गया, यहाँ दोष बना देते हैं। लिया इसका स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है, चलो गुण सभी के हो ही गए। अब दोष लिख लेते हैं इसके। दोष क्या है? गुणों का चार्ट हमने बढ़ा ही लिया था। चलिए दोष जान लेते हैं इसके। डालिए हेडिंग दोष। किसके दोष? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के दोष। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के दोष। इस विधि के निम्नलिखित कांटे से निकल गए साहब, दोष है इसके, अवगुण है। तो देख लीजिए, इस विधि के निम्नलिखित दोष बताए गए हैं, तो कौन कौन से दोष है मैंने भी बताया आपको। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के प्रमुख रूप से 4 दोष बताए गए हैं। प्रमुख से कहता है जो प्रमुख रूप से इसके 4 दोष बताए। कौन कौन से लिख लो, चार्ट के माध्यम से बना लो ताकि समझने में आसानी रहेगी। ये लो सब चार्ट के माध्यम से। क्या है, जैसे बीएड वाले विद्यार्थियों को यही बताया जाता है, सिखाया जाता है कि विद्यार्थी को सरलता पूर्वक याद करवाने के लिए तथ्यों को क्या करवाया जाता है, उसको चार्ट मॉडल की सहायता से समझाए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है, इसके दोष बताए गए हैं। कितने बताए गए? इसके 4 दोष बताए गए हैं। कितने बताए गए? 4। नंबर 1 लिख लीजिए। पहला दोष, विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। यहां लिख लो नंबर 1, विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त। जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र लिखे होता है ये
अनुपयुक्त होता है। नंबर 4 पहला हो गया विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त होना। नंबर 2 व्यक्तिगत पक्षपात, व्यक्तिगत पक्षपात करना, भेदभाव प्रकट करना। नंबर 3 अपव्यय होना, यानी जितना आप चाहते हो उससे अधिक इसमें अपव्यय हो जाता है व्यक्ति का। नंबर 4 भ्रामक निष्कर्ष आना, भ्रामक निष्कर्ष। ये 4 प्रकार के दोष बताए गए हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के दोष नहीं बताए गए हैं, 4 दोष बताए गए हैं। पहला दोष है विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त होना, दूसरा बताया गया है व्यक्तिगत पक्षपात, तीसरा बताया गया अपव्यय और चौथा बताया गया है भ्रामक निष्कर्ष। 4 दोष बताए गए। छोटे छोटे लाइन में पढ़ लेते हैं पंक्तिबद्ध रूप में 4 दोषों के बारे में क्या बताया गया है। नंबर 1 डाल लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त होना। नंबर 1 क्या है, विस्तृत क्षेत्र के लिए, विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त, यानी जो बड़े क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि जो क्या है अनुपयुक्त होती है। हमने पूर्व के अंतर्गत जब इसमें पूर्व वाली क्लास में इस विधि के अर्थ के बारे में, परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था, उसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, यह विधि केवल सीमित क्षेत्र के लिए है। इसके लिए बच्चों सीमित क्षेत्र क्योंकि पर्सनल एक व्यक्ति के द्वारा या अनुसंधान व्यक्ति के द्वारा हर किसी व्यक्ति के घर जाकर व्यक्ति को बुलाकर रिसर्च की जाती है, जांच की जाती है, अध्ययन किया जाता है, तो वह सीमित, क्योंकि हमारे पास समय क्या होता है, कम होता है, और कम समय में हमें अधिक जानकारियां एकत्र करनी होती है, तो हमारा एरिया क्या होता है फिर छोटा होता है। तो छोटा होने या बड़े क्षेत्रों के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग करना संभव नहीं होता। इसमें एक लाइन लिख दीजिए कि यह रीति केवल सीमित क्षेत्रों के लिए, केवल सीमित क्षेत्रों के लिए ही उपयुक्त है, विस्तृत क्षेत्र के लिए नहीं, विस्तृत क्षेत्र के लिए नहीं। ये पहले हो गया सर। दूसरा अवगुण क्या बताया गया, दूसरा दोष बताया गया हमारा व्यक्तिगत पक्षपात होना। लिख लो व्यक्तिगत पक्षपात। पक्षपात कैसे होगा, क्योंकि इसमें समग्र जो एकत्र किए जा रहे हैं ये समग्र अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं एकत्र किए जा रहे हैं। जब व्यक्ति स्वयं या एक व्यक्ति के द्वारा समंकों को एकत्र किया जाएगा तो कभी वह व्यक्ति क्या करता है, जैसे कोई व्यक्ति उसका दुश्मन है, वह उसका भला नहीं करना चाहता है, क्या करता है, भेदभाव कर देता है कि उस व्यक्ति को जानकारी संपूर्ण नहीं बताएगा, इस व्यक्ति को जानकारी संपूर्ण बता देगा। तो पक्षपात वाली संभावनाएं रहती है एक व्यक्ति के द्वारा। किसी व्यक्ति ने मीठा बोल लिया तो इससे अच्छा कार्य है, इस व्यक्ति ने गलत बोला है, इसकी बुराइयां की है तो इसके साथ गलत सूचनाएं बता देना उस व्यक्ति। इसलिए इसमें क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत पक्षपात होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं होती है। तो इसमें लिख लो इस रीति से संग्रहित सूचनाएं, इस रीति से संग्रहित सूचनाएं, इस रीति से संग्रहित सूचनाएं अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात से, व्यक्तिगत पक्षपात या आपसी मतभेद से
आपसी मतभेद से प्रभावित हो सकती है। कि पठन एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो पठन में एक व्यक्ति के द्वारा सूचनाएं प्रसारित की जाएगी, तो कई बार व्यक्तिगत भेदभावना आप प्रकट हो सकती है या भेदभाव कर सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया उदाहरण के माध्यम से। तीसरा दोष लिखिए, थर्ड नंबर का थर्ड दोष बताया गया है इसमें अपव्यय। अब साथ इसमें अपव्यय भी होता है। अपव्यय क्या होगा? अपव्यय से तात्पर्य क्या है? यानी इसमें जो जब एक व्यक्ति के द्वारा या अनेक के द्वारा कार्य किए जाएंगे, संबंधों को एकत्र किए जाएंगे, तो उस एक व्यक्ति पर बहुत समय भी अधिक लगता है, धन अधिक लगता है, परिश्रम अधिक होता है। यानी हर तथ्य में, हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में अलग से खर्चा करना होता है। इसलिए इस विधि में अपव्यय भी क्या हो गया? बहुत अधिक हो गया। तो लिख लीजिए, इस रीति में अनुसंधान कर्ता का अधिक समय, अधिक धन, अधिक परिश्रम, समय हो गया, धन हो गया, परिश्रम, वह अधिक व्यय होता है, एवं अधिक व्यय तात्पर्य एक्सपेंसेज, अधिक व्यय होता है इसमें समय के अपव्यय होने के कारण, परिणाम कैसे होते हैं? होने के कारण परिणामों में विलंब भी हो सकता है। परिणामों में विलंब भी हो सकता है, परिणाम थोड़े से लेट भी हो सकते हैं। तीन हो गए। लास्ट चौथा दोष बताया गया है भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त होना। लिख लीजिए, भ्रामक निष्कर्ष भी प्राप्त होते हैं इसके अंतर्गत। भ्रामक से तात्पर्य क्या हो गया? झूठे हो गए। अब झूठे कैसे हो गए? जब आपका एरिया सीमित हो गया, तो सीमित एरिया में कभी व्यक्ति थोड़ा शीघ्रता से कार्य करता है, और शीघ्रता से कार्य करने के कारण परिणाम कैसे आ जाते हैं? कभी कभी गलत आ जाते हैं, झूठे आ जाते हैं, भ्रामक हो जाते हैं। वह समय बचाने के लिए क्या करता है? बड़ी शीघ्रता से कार्य करता है, स्पीड से कार्य, जो सवाल पूछने से कई बार प्रश्नों को भूल जाता है, जो प्रश्न पूछने चाहिए वह उसके मस्तिष्क से डिलीट हो जाते हैं, तो परिणाम कैसे जाता है? व्यक्ति के भ्रामक आ जाते हैं, झूठे आ जाते हैं। लिख लीजिए इसके अंतर्गत संग्रहित समंक सीमित क्षेत्र से एकत्र किए जाते हैं, संग्रहित समंक सीमित क्षेत्र से एकत्र किए जाते हैं, जिसके कारण समग्र का सही प्रतिनिधित्व, नहीं हो पाता है। ये हो गया हमारे चारों निष्कर्ष। पुनः रिपीट कर रहा हूं। प्रथम हमारा विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त होना, दूसरा हमारा व्यक्तिगत पक्षपात होना, नंबर तीसरा हो गया हमारा अधिक अपव्यय होना, और नंबर 4 हो गया भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त होना। ये हो गए हमारे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के दोष बताए गए हैं। ये 4 दोष हो गए। स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, इसका ले लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को दोष? कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हो आप कमेंट के माध्यम से।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। गुण होंगे 200। अब हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, इस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में एकत्र करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक है। चलिए इसके तरफ से विद्यार्थियों ने चार्ट बना ही लिया आप लोगों ने। चलिए सावधानियां पढ़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सावधानियां, कांटा नहीं चुभ जाए, गलती नहीं हो जाए। समकों को गुण जान लिए, इसमें ये गुण पाए जाते हैं, दोष भी जान लिए। अब सब इसकी सावधानियां जानना हो सके। सब समकों को जब एकत्र किया जाएगा उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक है। 4-5 सावधानियां बताई गई है, ज्यादा नहीं है, अभी हो जाएगा आपको। लिख लीजिए सावधानियां। सावधानियां, सावधानियां कौन कौन सी होगी, सावधानियां बताई जाएगी इसकी। इस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के द्वारा समंकों को एकत्र जब किया जाएगा तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो लिख लीजिए, इस विधि का प्रयोग करते समय, इस विधि का प्रयोग करते समय निम्नलिखित, प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां, निम्नलिखित सावधानियां रखनी आवश्यक है। तो कौन कौन सी सावधानियां हैं, उन सावधानियों को हम लिख लेते हैं। नंबर 1, प्रथम सावधानी। प्रथम सावधानी होगी यानी जो सबसे पहली सावधानी हो जाएगी, जो अनुसंधान करता होगा वह अनुसंधान करता हमें चेक देखना पड़ेगा। अनुसंधान करना परिश्रमी होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पंक्चुअलिटी इसमें अंदर होनी चाहिए। यानी अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत ये सभी गुण तो उपस्थित होने चाहिए। हमें हमारा उत्तरदायित्व बनता है ताकि सूचनाएं समंक सही और शुद्ध प्राप्त हो सके। तो लिख लीजिए, अनुसंधानकर्ता को, पहली सावधानी, अनुसंधान कर्ता को परिश्रमी मतलब मेहनती, मेहनती कह सकते हैं हम। अनुसंधानकर्ता को परिश्रमी, व्यवहार कुशल, क्योंकि यदि अनुसंधानकर्ता व्यवहार कुशल होगा तभी वह बाजार से या किसी व्यक्ति से सही सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। यदि अव्यवहार कुशल, उसका व्यवहार सही नहीं है तो सूचनाएं कैसे प्राप्त होगी, हमें गलत प्राप्त होगी। इसलिए व्यवहार कुशल होना का प्रमुख आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता को परिश्रमी, व्यवहार कुशल, धैर्यवान, धैर्य धीरज रखने वाला, ऐसे नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उग्र स्वभाव का हो गया तो वह भी उग्र स्वभाव का हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्यवान होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, क्योंकि यदि वह धैर्यवान होगा तो सूचना देने वाला व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या विश्वास उत्पन्न कर सकता है। विश्वास, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सूचनाएं सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाई। इसलिए व्यक्ति को व्यवहार कुशल, धैर्यवान, परिश्रमी होना आवश्यक है। धैर्यवान होना आवश्यक है क्योंकि समंकों को या क्योंकि वह सूचना देने वाला, ऐसे पढ़े इतना ही रहने दो, काफी है, पता रह जाएगा आपको। धैर्यवान होना चाहिए, पहली सावधानी ये हो गई। दूसरी सावधानी लिख लीजिए, दूसरी क्या बताई गई है, पहले सभी विद्यार्थियों ने लिख ली। पहली सावधानी क्या है, परिश्रमी, व्यवहार कुशल और धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, अगली लिख लीजिए सेकंड वाली। इस रीति में सूचनाएं
इस रीति में सूचनाएं जो एकत्र की जाएगी, इस रीति में सूचनाएं साक्षियों से संग्रहित की जाती है। इस रीति में सूचनाएं साक्षियों से, साक्षी कौन होते हैं जानते हो, संग्रहित की जानी चाहिए। साक्षी कौन हो गया? सूचनाओं को, समकों को एकत्र करने वाला व्यक्ति, जो जैसे कि हम ऐसे सकते हैं गवाह कह सकते हैं, सबूत कह सकते हैं। जैसे कौन कौन से साक्षी हैं, कौन कौन सत्य बताए जाते हैं। संग्रहित की जानी चाहिए क्योंकि सूचना की सत्यता साक्षियों पर ही निर्भर होती है। सूचना की सत्यता साक्षियों पर ही निर्भर होती है। साक्षी सही है आपका तो आपको सही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होगी, और साक्षी सही नहीं है तो आपको सही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त नहीं होगी। तीसरा नंबर लिख लीजिए, इसमें प्रश्न सरल स्पष्ट कम संख्या में होने चाहिए। प्रश्नावली जो बनाई गई है कम संख्या में, तथा अनुसंधानकर्ता को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उस व्यक्ति को अनुसंधानकर्ता जो है वह प्रश्न, पहली बात तो प्रश्न कैसा होना चाहिए? प्रश्न हमारा सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्नों की जो संख्या कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता को स्थानीय भाषा ज्ञान नहीं, जिस क्षेत्र में जाकर वह समूह एकत्र कर रहा है उस क्षेत्र की उसे भाषा भी आनी चाहिए। यदि उस क्षेत्र की भाषा नहीं आएगी तो हमारे तथ्य कैसे आएंगे? गलत प्रकट हो जाएंगे। तो तथ्य को सही प्रकट करने के लिए उसे उस भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। चौथा लिखिए, प्रश्न बड़ी सावधानी चातुर्यता मतलब क्या हो गई? उसकी बुद्धिमत्ता हो गई। प्रश्न बड़ी सावधानी चातुर्यता व सोच समझकर पूछे जाने चाहिए। प्रश्न कैसे पूछना है? सोच समझकर पूछना चाहिए, बड़ी सावधानी पूर्वक। और अंतिम पांचवा लिख लीजिए, अनुसंधानकर्ता सूचना प्राप्त करते समय अपने व्यक्तिगत विचार व भावनाओं को अनुसंधानकर्ता सूचना प्राप्त करते समय अपने व्यक्तिगत विचार व भावनाओं को व्यक्त नहीं करे। ये हमारे 5 प्रकार की सावधानी बताई गई है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में समंकों को एकत्र करते समय इन 5 प्रकार की सावधानियों का हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। इसके सुनाना सभी विद्यार्थी इसका ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में दूसरी विधि के बारे में। तो दूसरी विधि हमारी अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, और समझ में नहीं आ रहा तो पूछने का प्रयास भी कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, आपको आपका साथ हमारा विश्वास। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे अगला टॉपिक में।